हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज है हमारी 40 डेज लेक्चर सीरीज में डे 7 और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिटरमिनेंट्स को। और आपको जानकारी होगी, सबसे पहले हम क्या करते हैं लेक्चर में, सबसे पहले हम इसी चैप्टर की थ्योरी पार्ट को कवर करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। तो इसी में देखिए डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये चैप्टर डिटरमिनेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ये चैप्टर डिटरमिनेंट हमारे एग्जाम में कितना वेटेज कैरी करता है, कितना वेटेज है इसका। सबसे पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं हमेशा की तरह। तो देखिए हमने अगेन पिछले 5 इयर्स के पेपर्स को उठाया, हमने उन्हें एनालाइज किया और हमने यहां से जाना कि हमारा चैप्टर डिटरमिनेंट्स पूरे पेपर का 5.53% कैरी करता है ना बेटा, कितना 5.53% कैरी कर रहा है। और इसी तरीके से अगर हम देखें टॉपिक वाइज, है ना, अगर हम टॉपिक वाइज यहां पर एनालाइज करें तो आप देखोगे कि 2024 में हमारे इस चैप्टर से हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला जो कि इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में था। और वहीं अगर हम देखें 2023 में तो इस चैप्टर से हमें 3 क्वेश्चंस देखने को मिले जो कि अगेन इजी टू एवरेज क्वेश्चन की कैटेगरी में थे। और वहीं 2022 में हमें इससे एक क्वेश्चन देखने को मिला जो अगेन एवरेज क्वेश्चन की कैटेगरी में था। और वहीं अगर हम 2021 में देखें तो उससे भी हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले इसी चैप्टर पर बेस्ड जो कि अगेन एवरेज टू इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आ रहे थे, है ना, ये यहाँ पर लाई कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या तो वो इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में है या फिर वो एवरेज पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस हम आसानी से कर पाएंगे, है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ थ्योरी को कवर किया हुआ है और इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास इस लेक्चर में। तो शुरुआत करते हैं। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स को, मतलब कि डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, किस चीज को हम डिटरमिनेंट बोलते हैं। और इसके बाद हम इसी डिटरमिनेंट पर आधारित इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पर चर्चा करेंगे, जानेंगे ये क्या होती हैं। और फिर हम डिटरमिनेंट्स के कुछ स्पेशल टाइप्स, है ना, डिटरमिनेंट्स के कुछ स्पेशल टाइप्स जैसे कि साइक्लिक डिटरमिनेंट हम जिसे बोलते हैं उसके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं डिटरमिनेंट की डेफिनेशन के साथ। तो देखिए डिटरमिनेंट में कल अगर आपको याद हो तो हमने चर्चा करी थी कि मैट्रिक्स क्या होता है ना। तो मैट्रिक्स से ही डिटरमिनेंट आया हुआ है। तो अगर हम देखें अपने मैट्रिक्स को तो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, मैट्रिक्स में हमने एक टाइप देखा था जो था स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो अगर हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को ले रहे हैं तो यहां पर हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए के साथ एक नंबर, कोई से एक नंबर एसोसिएट होता है जिसे हम बोलते हैं डिटरमिनेंट, है ना, जिसे हम बोलते हैं डिटरमिनेंट। मतलब कि डिटरमिनेंट मैट्रिक्स की एक स्पेसिफिक वैल्यू है ना, क्या है, एक वैल्यू है। अच्छा, तो इसे डिनोट करने के लिए हमने यूज किया किसे, डीईटी ऑफ ए, है ना, या फिर आप इस तरीके से मॉडुलस के अंदर एक को लिख सकते हो, या फिर कहीं कहीं हमें ये डेल्टा देखने को मिलता है ना। तो इन तीनों तरीकों से आप डिटरमिनेंट को डिनोट कर सकते हो। ओके, तो मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया गया है जो कि कुछ इस फॉर्म का है। आपको याद होगा कल की क्लास से, A11, A12, A1n। इसी तरीके से सेकेंड रो A21, A22 एंड A2n। इसी तरीके से जो हमारी लास्ट रो है उसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट इस तरीके से आएंगे, AN1, AN2 एंड ऐसे ही ANN। और अगर हम देखें इसका डिटरमिनेंट, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, तो इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या मिलेगा, DET ऑफ ए दैट इज इक्वल टू व्हाट, यस, इस तरीके से, है ना। इस तरीके से मॉडुलस के अंदर आप, है ना, दो इस तरीके से लाइंस बनाकर आप इनकी वैल्यूज को, इस पूरे पूरे डिटरमिनेंट्स को यहाँ पर लिख दोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर, हमें मिलेगा A11, A12 और ऐसे ही लास्ट लास्ट एंट्री A1n। इसी तरीके से सेकंड रो में क्या मिलेगा, A21, A22 एंड A2n। और वहीं अगर हम इस फाइनल रो को देखें तो इसमें मिल रहा है AN1, AN2 एंड ANN, है ना, कुछ इस तरीके से। तो हमने मैट्रिक्स ए को देखा और हमने यहां से मैट्रिक्स ए से डिटरमिनेंट को कैलकुलेट किया, हमने डिटरमिनेंट को लिखा। क्लियर है। तो अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जनरली हम 2x2 और 3x3
के केसेस में निकालते हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, यही दोनों वैल्यूज हमसे पूछी जा रही हैं। रेयरली कभी कभी 4x4 का पूछा जाता है, तो हम अभी देखेंगे 2x2 और 4x4 का। तो मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स ले लिया ए जो कि 2x2 का है, तो हमने से लिया ए बी फर्स्ट रो में और वहीं सी एंड डी सेकेंड रो। तो अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालें, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये हमें सिंपली मिलेगा क्या, हाँ इसे रख देंगे हम इस तरीके से इन दोनों लाइंस के अंदर, तो और इसी मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज को यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें मिला ए बी सी एंड डी, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर आप इस ए को इस डी से मल्टीप्लाई करोगे और इस बी को आप इस सी से मल्टीप्लाई करोगे डायगोनली, है ना, तो कुछ इस तरीके से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और हम ए डी को बी सी से घटा देंगे, तो क्या मिलेगा, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू मिलेगी हमें ए डी माइनस बी सी। नेक्स्ट, मान लीजिए कि अब हमारे पास एक 3x3 का मैट्रिक्स है ना, कुछ इस तरीके से हमने से ले लिया। पहली रो में हमने लिए एलिमेंट्स ए बी सी फॉर्म में और दूसरी रो में हमने एलिमेंट्स लिए पी क्यू आर फॉर्म में और वहीं तीसरी रो में हमने कुछ एलिमेंट्स लिए यू वी और डब्ल्यू फॉर्म में। यस, कुछ इस तरीके से। तो अगर आप यहां से डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या मिलेगा, यहां से हमें ये मिल जाएगा ए बी सी एंड पी क्यू आर एंड यू वी डब्ल्यू, ये हो गया। अच्छा, अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2x2 के केस में हमने देख लिया। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि अगर हम रो 1 के अलोंग इसे एक्सपेंड करें, है ना, अगर हम रो 1 के अलोंग इसे एक्सपेंड करें तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले हम पहली एंट्री को लिख लेंगे A11 को, क्या है वो है ए। अब देखिए, जब आप ए को लिखोगे तो आपको ये रो और ये रो नहीं दिखनी है ना, ये रो मतलब इसके सामने, दिस वन इसके सामने और इसके नीचे, है ना, इसके सामने और इसके नीचे वाली रो को हटा देना है। तो आप देखोगे यहाँ से आपको ये मिल रहा है क्या, पी आर वी और डब्ल्यू, है ना, पी आर वी और डब्ल्यू मिल रहा है। तो इससे हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे यहाँ पर, तो ए टाइम्स पी आर वी और डब्ल्यू दिस थिंग। अब देखिए ये हो गया प्लस का, तो चलता ऐसे है प्लस माइनस इस तरीके से हमारी एंट्रीज डिटरमिनेंट में चलती हैं। तो अब अगली एंट्री लेते हैं, कौन सी, नेगेटिव बी, दिस वन। तो अगर आप नेगेटिव बी ले रहे हैं तो इसके सामने और इसके नीचे की एंट्रीज को आप हटा दोगे। तो यहाँ से इसके सामने मतलब आपने इस एंट्री को हटाया और इसके नीचे मतलब इन एंट्रीज को आपने यहाँ पर हटा दिया, क्या मिला, पी आर यू और डब्ल्यू, ये एंट्रीज आपको मिली, कौन सी, पी आर यू और डब्ल्यू, है ना। तो माइनस बी यहां से आपने लिखा और पी आर यू और डब्ल्यू इसका डिटरमिनेंट ले लिया, प्लस सी, है ना, प्लस, अब ये प्लस, ये सॉरी, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस सी एंड व्हाट, यहां से इसके सामने वाली मतलब ये चली गई एंट्री और इसके नीचे वाली ये चलेगी, बची क्या, बची हमारे पास पी क्यू यू वी। तो पी क्यू यू वी को हमने इस तरीके से कुछ यहाँ पर लिखा। अब 2x2 का डिटरमिनेंट आपको ओपन करना आता ही है, तो करिए यहाँ पे, ओपन करिए इसे, क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपको मिलेगी ए टाइम्स व्हाट इज द वैल्यू, यस क्यू डब्ल्यू माइनस वी आर, माइनस था ही हमारे पास पहले से, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू ये मिली हमें पी डब्ल्यू एंड हाँ यू आर माइनस यू आर, प्लस सी ले लिया सी। अब यहां बताइए पी का बी में, तो पी बी माइनस माइनस वॉट, यू एंड क्यू। तो इस तरीके से हमें 3x3 के डिटरमिनेंट की वैल्यू यहां पर मिली, है ना, जब हमने से R1 रो R1 के अलोंग एक्सपेंड किया हुआ था। अच्छा, तो अब देखिए, अभी तो हमने इस डिटरमिनेंट को रो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड किया हुआ था, है ना, इसी तरीके से हम इसे रो 2 के अलोंग, है ना, और इसी तरीके से हम इसे रो 3 के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते थे, है ना। अच्छा, अब बच्चा बोलेगा रो से ही क्यों, क्या हम इसे कॉलम से नहीं कर सकते, बिल्कुल आप इसे कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, है ना, आप इसे कॉलम के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो किसी भी 3x3 के मैट्रिक्स के लिए हमारे पास टोटल टोटल कितने हैं, 3 रो और 3 कॉलम, मतलब 6 नंबर ऑफ वेज होंगे जिससे कि हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, है ना, याद रखिएगा, किसी भी 3x3 मैट्रिक्स के लिए हमारे पास कितने हैं, 6 नंबर ऑफ वेज होंगे जिससे कि हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं।
अच्छा देखिए, अब एक इम्पोर्टेंट नोट्स को यहाँ पर देख लेते हैं। एक इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कब हम प्लस साइंस को लेंगे और कब हम माइनस साइन को लेंगे, है ना? हमारे एक्सप्रेशन में हमारे पास मान लीजिए एक डिटरमिनेंट है जो कि 3 क्रॉस 3 का है ना? तो इसमें हम प्लस माइनस साइन के अरेंजमेंट को यहाँ पर समझेंगे। तो प्लस माइनस साइन का अरेंजमेंट जो हमारे पास होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। अगर हम पहली एंट्री को लेंगे मीन्स A11 को, तो हम यहीं शुरुआत कर रहे हैं, तो ये मिलेगा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस एंड प्लस। तो इस तरीके से हम A11 से शुरू करके साइक्लिक ऑर्डर में अपने प्लस माइनस साइन को चेंज करते जाएंगे। पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो इस तरीके से हमें ये कुछ एंट्रीज यहाँ पर ये साइंस देखने को मिलेंगे। ओके, तो अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और वहीं अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके 0 के इक्वल आ गई, तो इस मैट्रिक्स को हमने एक नाम दिया सिंगुलर मैट्रिक्स। और वहीं अगर इसी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल ना आई, है ना, ये नॉन जीरो हुआ, तो इसे हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो याद रखना है क्या, कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल हो गया, कैसा, 0 के इक्वल मतलब सिंगुलर, और वहीं अगर वो 0 के इक्वल नहीं हुआ मींस उससे हमें कोई नॉन जीरो क्वांटिटी मिल रही है, तो यस नॉन सिंगुलर। अब देखिए, अब हम बात करेंगे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके बारे में, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, आप समझिए क्या है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक वैल्यू थी, है ना, जिसे हमने 3 क्रॉस 3 और 2 क्रॉस 2 के केस में फाइंड आउट करना सीखा। तो अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज के बारे में डिटरमिनेंट की। तो अब देखिए, अगर हमारे पास एक डिटरमिनेंट में दिया गया है और हम देखते हैं क्या, कि अगर इसकी पूरी की पूरी रो या पूरा कॉलम ही जीरो है ना, अगर इसका कोई सा भी एक रो या कॉलम जीरो के इक्वल है, तो इसका डिटरमिनेंट हमेशा ही हमें जीरो के इक्वल मिलेगा। किसके, जीरो के इक्वल मिलेगा। ओके, द सेकेंड प्रॉपर्टी इज, अब मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक डिटरमिनेंट गिवन है और इस डिटरमिनेंट के कोई से दो रो या फिर कॉलम सेम है या प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब या तो सेम है या किसी नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में है ना, या सेम है या फिर किसी नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में है, तो इस तरह के भी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल, हाँ जीरो के इक्वल हमें मिलेगी, है ना, इस तरीके के डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें जीरो के इक्वल मिलेगी, यहां से याद रखना है इसे। क्लियर। नेक्स्ट, तो देखिए डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज, जैसा कि मैट्रिक्स में हमने ट्रांसपोज को पढ़ा हुआ था, इसमें क्या था कि रो को कॉलम से और कॉलम को रो से रिप्लेस करना था, है ना, रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो, क्या हो गया, हमें मिल गया हमारे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो अगर देखिए यहां पर हमने एक डिटरमिनेंट लिया और हमने उस डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज ले लिया, है ना, मतलब कि डिटरमिनेंट किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, है ना, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट उसके एक्चुअल डिटरमिनेंट के बराबर होता है, मतलब कि ये दोनों ही वैल्यूज आपस में सेम होंगी। यस, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ये हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल ही होगा, है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल ही होगा। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, अब देखिए, अब अगर हमारे पास एक डिटरमिनेंट दिया गया है हमें, है ना, हमें एक डिटरमिनेंट दिया गया है और हम कर क्या रहे हैं, हम इसे किसी भी दो रो और कॉलम को चेंज कर दे रहे हैं, मतलब कि हमने एक रो से एक रो को चेंज कर दी या फिर हमने एक कॉलम से एक कॉलम को चेंज कर दिया। तो इसमें होगा क्या, कि आपका जो डिटरमिनेंट था, आपकी जो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही थी उसका साइन चेंज हो जाएगा, है ना, मतलब कि जो डेल्टा था वो नेगेटिव डेल्टा बन जाएगा एक रो या एक कॉलम को चेंज करने पर। क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अगली प्रॉपर्टी में हमसे बात करी जा रही है कि अगर अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट के अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट के हर एक एलिमेंट को किसी भी एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, तो यहां पर अभी हम हर एक एलिमेंट को नहीं लेंगे, हम किसी एक रो या फिर किसी कॉलम की बात कर लेते हैं पहले। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम किसी भी मैट्रिक्स सॉरी डिटरमिनेंट को ले रहे हैं और हम इसकी किसी भी रो या कॉलम को चूज करते हैं, है ना, रो
या फिर कॉलम को चूज करते हैं और हम उसमें किसी एक स्केलर के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा, जो नई वैल्यू आएगी हमारे इस डिटरमिनेंट की वो के टाइम्स हो जाएगी। कैसी? के टाइम्स हो जाएगी अपनी ओरिजिनल वैल्यू के, है ना, अपनी ओरिजिनल वैल्यू के। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और हमने इसमें के को मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, हमने इसमें के को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर हमने इसका डिटरमिनेंट लिया, तो इसकी वैल्यू जो हमने के लिया हुआ है उसकी पावर व्हाट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हमने यहाँ पर अपने इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर ले लिया n क्रॉस n, तो हमें ये मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ के टाइम्स ए दैट इज इक्वल टू व्हाट, के टू पावर ऑर्डर मतलब n टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ व्हाट, डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना। तो इस तरीके से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, अब मान लीजिए कि हमारा डिटरमिनेंट कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। इसके अगर हम फर्स्ट कॉलम को देखें तो ये दो एंट्रीज के सम के फॉर्म में लिखा हुआ है। पहली एंट्री है हमारे पास a1 प्लस a2 और यही कॉलम की दूसरी एंट्री है हमारे पास p1 प्लस p2 और वही कॉलम की तीसरी एंट्री है हमारे पास u1 प्लस u2। तो हमारे पास कुछ डिटरमिनेंट इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आप इस तरीके के डिटरमिनेंट को दो पार्ट्स में अलग अलग सेपरेट कर सकते हो। तो देखिए आपको मिलेगा एक डिटरमिनेंट कैसा, इस a1 p1 और u1 के साथ, तो आपको मिलेगा a1 bc एंड p1 qr और वहीं आपको मिलेगा u1 vw और इसी तरीके से प्लस करके आपको एक दूसरा डिटरमिनेंट मिलेगा a2 bc p2 qr और वहीं u2 vw के फॉर्म। तो हमें कुछ इस तरीके से दो डिटरमिनेंट मिल जाएंगे, मतलब कि हम इस डिटरमिनेंट को किन्हीं भी दो डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है ना? ओके, अब देखिए हम इसी में और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, है ना। आपने क्या किया, अगर हमने किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, इसके हमारे डिटरमिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हमने एक नई रो या कॉलम में ऐड किया, है ना, किसी भी रो और कॉलम में ऐड किया या सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो होगा क्या कि हमारा डेल्टा, डेल्टा मींस वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ये अनचेंज्ड रहेगी, ये बदलेगी नहीं, है ना। क्या किया हमने इसमें, हमने किसी भी रो या कॉलम में ऐड कर दिया, है ना, हमने स्केलर मल्टीपल को उसमें ऐड कर दिया, तो क्या होगा, यहां पर ये इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहेगी, डेल्टा की वैल्यू अनचेंज रहेगी। क्लियर है? ओके, ओके, जैसे कि अगर हम एग्जांपल की फॉर्म में देखें तो हमारे पास एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है ए बी सी एंड पी क्यू आर एंड यू वी डब्ल्यू। हमने इसमें क्या किया कि हमने अपनी पहली रो के, है ना, पहली रो के एक कांस्टेंट मल्टीपल को दूसरी रो में ऐड कर दिया। तो हमने एक कांस्टेंट लिया के और हमने इसे पहली रो से मल्टीप्लाई किया और हमने इसे ही अपनी दूसरी रो के एलिमेंट्स में ऐड कर दिया, करस्पॉन्डिंग, है ना, करस्पॉन्डिंग दूसरी रो के एलिमेंट्स में ऐड कर दिया। तो यहां पर देखेंगे हमारे पास पहली रो थी ए बी सी और हमने इसी में के को मल्टीप्लाई किया और दूसरी रो में ऐड कर दिया, है ना, करस्पॉन्डिंग। तो क्या मिला हमें, दूसरी रो मिली हमें पी प्लस के टाइम्स ए और वही इसी तरीके से हमें मिला दूसरी रो में क्यू प्लस के टाइम्स बी, दिस एंट्री, है ना, दिस एंट्री। और इसी तरीके से आपको यहां पर मिला A23 आर प्लस के टाइम्स सी और यहां पर ये तीसरी एंट्री अनचेंज, R3 अनचेंज, तो हमें मिलेगा यू वी और डब्ल्यू। तो अगर आप देखोगे ये यहाँ पर ये किसके इक्वल है, इन दोनों का ही डिटरमिनेंट सेम होगा। और ऐसा क्यों होगा, अगर आप R2 को देखोगे तो R2 को हमने ऑब्टेन किया है कैसे, K टाइम्स R1 से, है ना। तो इस तरीके के ऑपरेशन करके हम अपने डिटरमिनेंट की वैल्यू को अनचेंज रख सकते हैं, मतलब कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके उसे किसी भी रो या कॉलम में ऐड कर देते हैं, तो उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है ना, डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, याद रखना से। इसका यूज हम काफी करते हैं, आपको याद होगा जब हमने मैट्रिक्स में इनवर्स को फाइंड आउट किया था, है ना, जब डिटेल क्लासेस में हमने मैट्रिक्स में इनवर्स को फाइंड आउट किया हुआ था। तो अब हम जानेंगे
डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट्स के बारे में, है ना? डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के बारे में। तो देखिए हमारे पास एक डिटरमिनेंट की वैल्यू दी गई है A, जो कि है हमारे पास A1, B1, C1 और इसी तरीके से इसकी सेकंड रो में एलिमेंट्स हैं हमारे पास A2, B2, C2, थर्ड रो में हमारे पास एलिमेंट्स हैं A3, B3, C3, है ना? और वहीं अगर आप देखें डिटरमिनेंट ऑफ B को ये भी हमें दिया गया है किसमें? अल्फा 1, बीटा 1, गामा 1 के फॉर्म में, अल्फा 2, बीटा 2, गामा 2 के फॉर्म में और वहीं अल्फा 3, बीटा 3, गामा 3, है ना? इसकी थर्ड रो की एंट्री। तो अगर हम अल्फा 1 और बीटा A1 डिटरमिनेंट ऑफ A और डिटरमिनेंट ऑफ B को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें यहाँ से सिंपली जो वैल्यू मिलेगी वो किस तरीके से मिलेगी? किस तरीके से मिलेगी? इस रो को, कौन सी? दिस वन। इस रो को हम यहाँ पर अपने इस सामने वाली रो से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद इस रो को भी अपनी पहली रो से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी तरीके से इस थर्ड रो को भी हम पहली रो से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? आप क्या करेंगे? अगेन अगेन अपनी पहली रो को दूसरी रो से, फिर दूसरी रो को किससे? दूसरी रो से और इसी तरीके से हमारी इस दूसरी रो को हम इसके तीसरी रो से मल्टीप्लाई करेंगे और सेम इसी तरीके से यहां पर हम अपनी पहली रो को अपने इस डिटरमिनेंट ऑफ बी की पहली रो से, है ना, दिस वन, सॉरी ये है ना, ये बच रही है ना A3 वाली, इसे हम किससे करेंगे? ओके, है ना? तो इस तरीके से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसे कर सकते हैं जिस तरीके से हमने इन दोनों किया वैसे ही ये सेम। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपस में, हम A और B को ही मल्टीप्लाई करें आपस में, तो A क्रॉस B मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ A क्रॉस डिटरमिनेंट ऑफ B, इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ A B के इक्वल आ जाती है। किसकी? डिटरमिनेंट ऑफ A B के, है ना? सीधा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने से। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं क्या? डिटरमिनेंट ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू व्हाट? डिटरमिनेंट ऑफ ए टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये हमेशा इक्वल होता है। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर हमारे पास ए बी कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ऑफ ए हमेशा ही डिटरमिनेंट ऑफ बी ए के इक्वल होता है, मतलब कि ये कम्यूट करता है। और इतना ही नहीं, आप जानते हो क्या कि डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, इन दोनों की ही वैल्यू आपस में सेम आती है ना? इन दोनों की वैल्यू आपस में कैसी? सेम आती है। इसका मतलब कि हम ए को अगर ए ट्रांसपोज से रिप्लेस कर दें और उसका मल्टीप्लाई ले लें बी में और फिर हम उसका डिटरमिनेंट लें, तो वो वैल्यू हमेशा ही किसके? यहाँ पर अगर हम बी का ट्रांसपोज कर लें और फिर उसे ए से मल्टीप्लाई करें और फिर हम उसका डिटरमिनेंट ले लें, उससे इक्वल होगी। और इसी तरीके से आप दोनों का भी ट्रांसपोज कर सकते हो, दोनों से मल्टीप्लाई करके उसका डिटरमिनेंट ले सकते हो। तो ये सारी वैल्यूज कौन कौन सी? डिटरमिनेंट ऑफ ए टाइम्स बी, या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ बी, या फिर डिटरमिनेंट ऑफ बी ए, या फिर ए ट्रांसपोज बी का डिटरमिनेंट, या फिर ए टाइम्स बी ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, या फिर ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। इन सारे ही डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें सेम देखने को मिलती है। क्लियर है? अच्छा, तो अब देखिए मान लीजिए कि हमारे पास एक डिटरमिनेंट है, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है ए और हम इसकी पावर n इसका डिटरमिनेंट ले रहे हैं। तो याद रखिएगा क्या कि अगर हम a की ही n पावर कर दें, है ना, अगर हम डिटरमिनेंट a की n पावर कर दें तो ये इसके इक्वल होगा। इसके? ये इसके इक्वल ही होगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लिक डिटरमिनेंट्स, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो साइक्लिक डिटरमिनेंट्स क्या होता है? हुआ क्या इसमें कि हमारे पास एक साइक्लिक डिटरमिनेंट होगा। साइक्लिक साइक्लिक डिटरमिनेंट से हमारा क्या मतलब है कि इसमें किसी भी डिटरमिनेंट की किसी भी रो या कॉलम में एलिमेंट्स को हम एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करेंगे, है ना? हम एलिमेंट्स को किसमें? एक सिस्टमैटिक वे में, सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं क्या कि जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो भी हमें एक सिस्टमैटिक वे में ही मिलेगी, है ना? वो भी हमें एक सिस्टमैटिक वे में ही मिलेगी। तो इस तरीके की डिटरमिनेंट की वैल्यू आप आसानी से याद कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास एक डिटरमिनेंट है जिसकी पहली रो है हमारे पास 1x एक्स स्क्वायर और दूसरी रो है हमारे पास 1y स्क्वायर और तीसरी रो है हमारे पास 1z स्क्वायर, है ना? तो अगर आप इसके डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करोगे तो वो हमें मिलेगा x माइनस वाई, y माइनस जेड एंड z माइनस एक्स, इस तरीके के साइक्लिक ऑर्डर में, है ना? आपने देखा कि इसके जो एलिमेंट्स थे वो भी अरेंज थे, है ना? वो भी अरेंज थे साइक्लिक ऑर्डर में। और इसी तरीके से आपने ये भी देखा कि इसके डिटरमिनेंट की जो वैल्यू मिल रही है हमें वो भी एक साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज है ना?
ओके, तो अब देखिए अब हमने क्या किया, अब हमने एक दूसरे तरीके का डिटरमिनेंट ले लिया। हमने इसमें कुछ एंट्रीज़ को चेंज किया। तो पहली रो में हमने एंट्रीज़ ली 1x x क्यूब और दूसरी रो में हमने एंट्रीज़ ली 1y क्यूब और वहीं थर्ड रो में हमने एंट्रीज़ ली 1z z क्यूब। और अगर अब हम इसका डिटरमिनेंट देखते हैं तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें मिलती है x माइनस वाई इंटू बाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू वॉट इंटू तीनों का सम एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो अगर क्यूब आ रहा है तो क्या अंतर होगा कि यहाँ पर एक सिंगल फैक्टर और जुड़ जाएगा, कौन सा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, है ना। तो स्क्वायर में हमारे पास तीन फैक्टर थे, कौन कौन से, एक्स माइनस वाई टाइम्स वाई माइनस जेड टाइम्स जेड माइनस एक्स। तो जब हमने लास्ट कॉलम की एंट्रीज को ले लिया क्यूब्स में, एक्स क्यूब वाई क्यूब्स जेड क्यूब्स, तो क्या हुआ, हमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर मिला एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो कि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ थर्ड वन। अब देखिए हमने क्या किया, अब हमने कुछ और चेंज किया। क्या किया, अब जो एक्स वाई जेड था यहाँ पर सेकंड कॉलम में, उसे हमने रिप्लेस कर दिया एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से। अब देखिए क्या अंतर आता है। तो अगेन जो डिटरमिनेंट था वो मिला हमें एक्स माइनस वाई टाइम्स वाई माइनस जेड टाइम्स जेड माइनस एक्स, और हमें एक अलग फैक्टर मिला, एक एक्स्ट्रा फैक्टर मिला जो कि है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का प्लस जेड एक्स का। तो आप इसे भी याद रखिए, है ना, कि किस तरीके से हम इसे फाइंड आउट करते हैं कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं और अगर हमें ये वैल्यूज याद ही हो डायरेक्ट तो हमारा काफी समय बच जाता है कैलकुलेशन में, है ना, काफी समय बच जाता है किसमें, कैलकुलेशन में। अच्छा, एक नए तरीके के साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन को देखिए। तो हमने एक डिटरमिनेंट लिया जिसकी पहली रो है एबीसी, दूसरी रो है बीसीए और तीसरी रो है सीएबी, है ना। तो अगर आप इसे देखेंगे तो ये कैसा है, हाँ ये एक सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है ना। इसमें यहाँ पर देखिए ये एंट्री इसके इक्वल, सी यहाँ पर इसके इक्वल और ए इसके इक्वल है, और डायगोनल में हमारे पास ए बी और सी वैल्यूज दी गई हैं। तो अगर हमें कुछ इस तरीके की क्वांटिटीज का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हमें सिंपल सी वैल्यू मिलेगी, क्या, माइनस का ए बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स वॉट, टाइम्स मिलेगा हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारे पास नेगेटिव, यहाँ पर है ही ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab है ना, ये किसका, इसका फॉर्मूला है। क्लियर है, ओके नेक्स्ट। अब देखिए अब क्या हुआ, अब हमने अपने डिटरमिनेंट के साइकिल को कुछ और चेंज किया, है ना, कुछ इस तरीके से और चेंज किया। तो पहली रो को हमने इसमें ले लिया ए बी सी एंड ए बी सी, और इसी तरीके से हमने इसकी सेकंड रो को लिया बी सी ए एंड ए बी सी, और तीसरी रो को हमने ले लिया सी ए बी एंड ए बी सी। तो आप देखेंगे कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, या फिर हम इसे एक दूसरे डिटरमिनेंट के फॉर्म में ले रहे हैं, जिसकी पहली रो को हमने लिया ए स्क्वायर ए क्यूब और दूसरी रो को लिया हमने ए बी स्क्वायर बी क्यूब और तीसरी रो को लिया हमने सी सी स्क्वायर सी क्यूब। तो अब क्या देखोगे, यहाँ से आप यहाँ से देखोगे इन दोनों की ही वैल्यू आपस में सेम आ रही है, जो कि किसकी इक्वल है, जो कि इक्वल है ए बी सी टाइम्स ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए के, है ना, ये किसकी इक्वल है, ए बी सी टाइम्स ए माइनस बी टाइम्स बी माइनस सी टाइम्स सी माइनस ए के। क्लियर है, ओके। तो देखिए अब हम शुरू करेंगे अपने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। तो इसी में हम कुछ क्वेश्चंस को लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरीके से, यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है इफ x इज इक्वल टू सी बाई प्लस बी जेड, और बाई दिया है हमें एक दूसरा इक्वेशन बाई इज इक्वल टू ए जेड प्लस सी एक्स, और हमें जेड दिया है एक तीसरा इक्वेशन जेड इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए बाई, जहां पर एक्स वाई और जेड ये सारे के सारे नॉन जीरो हैं हमारे पास। और हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू को, और इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन, बताइए बेटा कौन सा ऑप्शन, है ना, सिस्टम है, सिस्टम को सॉल्व करना है और वहां से आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। ट्राई इट, प्लीज ट्राई, ओके, मूव टू इट्स सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन देखिए, आंसर कौन सा, करेक्ट करेक्ट ऑप्शन है बी, बी। तो हम इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो यहां से देखिए इन सभी इक्वेशन को, जैसे कि मैंने बताया कि इन सभी इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से रिराइट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर पहले इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कैसा, एक्स माइनस सी वाई माइनस बी जेड इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, सी एक्स माइनस वाई प्लस ए जेड के फॉर्म में। और वहीं थर्ड इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस जेड के फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए अगर आप देखिए राइट हैंड साइड में,
तो हमें ये एक सिस्टम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है 3 इक्वेशंस का, है ना? जो कि ax इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। कैसा? जो कि ax इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो अगर ये इस तरीके का सिस्टम है, तो यहां से हम इस सिस्टम से एक्स वाई जेड की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है कि एक्स वाई और जेड ये सारे के सारे जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब कि हमें 0 0 0 के फॉर्म का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब कि ये सिस्टम कैसा है? यस, ये सिस्टम हो गया हमारा नॉन ट्रिवियल, मतलब कि इसके सॉल्यूशन हमें मिलेंगे। तो देखिए अब हम इसके कोफिशिएंट को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, तो हमें मिलेगा 1 माइनस सी एंड माइनस बी एंड सी माइनस 1 ए एंड बी ए माइनस 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल 0 है हमारे पास। तो अगर हम इस डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं तो क्या मिलेगा? फर्स्ट रो के अलोंग 1 1 माइनस ए स्क्वायर दिस माइनस माइनस प्लस एंड माइनस ए स्क्वायर प्लस व्हाट? माइनस है माइनस माइनस प्लस प्लस सी। यहाँ से क्या मिलेगा? माइनस सी माइनस व्हाट? ए टाइम्स बी माइनस ए बी एंड माइनस का बी। अब ये और ये गया कितना? ए सी और प्लस बी दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए हमें क्या मिलेगा इसे सॉल्व करने पे? 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहां से क्या मिला? यहां से हमें सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो क्या मिलेगी? वो मिलेगी 1 माइनस ट्वाइस ए बी सी। तो ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? हमें फाइंड करनी थी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की ही वैल्यू, है ना? हमें यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की ही वैल्यू को फाइंड करना था। क्या मिला हमें? वो मिला 1 माइनस ट्वाइस ए बी सी। विच ऑप्शन? यस, ऑप्शन बी। ऑप्शन व्हाट? ऑप्शन बी। ओके, इसमें हमारे पास एक्स बाई और जेड, है ना? एक्स बाई और जेड को बोला गया है ये तीनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं। तो आपको बताना है कि डिटरमिनेंट ऑफ पहली रो 1 log बाई बेस एक्स log z बेस x एंड log x बेस बाई एंड 1 एंड log z बेस बाई, और इसी तरीके से R3 में log x बेस z log बाई बेस z और 1, है ना? तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिलेगी हमें बताना है हमें। क्या ये 0 होगी या 1 होगी या -1 होगी या फिर इनमें से कुछ नहीं होगी? बताइए एवरीवन, व्हिच ऑप्शन इज ट्रू? व्हिच ऑप्शन? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। ओके, नाउ वी मूव टू इट्स सॉल्यूशन चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर ए, ऑप्शन ए, सॉरी। अब हम इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। सॉल्यूशन में देखिए हम लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज का इसमें यूज करने वाले हैं। आपको याद होगा कि लॉग बाई बेस एक्स को हम किस तरीके से लिखते थे। यहाँ पर हमें दोनों ही बेस वेरिएबल मिले हैं। अगर हम इसे लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके चेंज करना चाहें तो क्या होगा? लॉग बाई बेस एक्स, इसे हम कैसा लिख सकते हैं? इसे हम किस तरीके से लिख पाएंगे? यस, इसे हम लिख लेंगे लॉग बाई अपॉन लॉग एक्स, और दोनों का बेस कोई सा भी ले लो, ए सेम, है ना? तो यहाँ पर हमें डेल्टा दिया हुआ था। डेल्टा क्या दिया हुआ था? पहली रो में 1 log बाई बेस एक्स, ऐसे ही log z बेस एक्स log x बेस बाई 1 log z बेस बाई एंड log x बेस z log बाई बेस z एंड 1। तो यहाँ पर हमने अगेन जैसे कि बताया लॉग की प्रॉपर्टीज का यूज किया। तो देखिए हमें क्या मिला? हमें मिला पहली रो में, मतलब 1 को देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 को हम लिख लेंगे log x अपॉन log x। यहाँ से log और log ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। इसी तरीके से देखिए इसमें हमने प्रॉपर्टी को अप्लाई किया तो हमें मिला कितना? log बाई अपॉन log x। इसी तरीके से सेम इसमें भी log z अपॉन log z बेस x, इसे हम लिख सकते हैं कितना? log z अपॉन log x। इसी तरीके से सेकेंड रो के लिए हम इसे लिख सकते हैं log x अपॉन log बाई। 1 को लिख लेंगे यहाँ पर log बाई अपॉन log बाई, और इसी तरीके से log z बेस बाई, है ना? log z बेस बाई इसे हम लिख पाएंगे यहाँ पर log z अपॉन log बाई। और सेम इसी तरीके से थर्ड रो के लिए, थर्ड रो क्या मिलेगा हमें? log x अपॉन log z, और यहाँ पर हमें मिलेगा log बाई अपॉन log z, और थर्ड यहाँ पर इस वन को, है ना, इस वन को हम लिख पाएंगे log z अपॉन log z। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ? इससे क्या लाभ हुआ हमारा? तो अगर आप यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखो, हर एक रो के डिनोमिनेटर में अगर आप देखोगे तो हमें सेम एंट्री, यहाँ पर देखिए पहली रो में 1 अपॉन log x कॉमन आ रहा है,
और दूसरी रो से 1 अपॉन लॉग बाई कॉमन आ रहा है और इसी तरीके से तीसरी रो से 1 अपॉन लॉग z कॉमन आ रहा है ना? तो अब हम यहाँ से कॉमन फैक्टर को बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1 अपॉन लॉग x इंटू लॉग बाई इंटू लॉग z, है ना? जो कि डिटरमिनेंट के अंदर क्या वैल्यू मिलेगी, जो कि यहाँ पर देखिए डिटरमिनेंट क्या मिला, डिटरमिनेंट मिला हमें लॉग x लॉग बाई लॉग z। इसी तरीके से हमें मिला सेकंड रो में लॉग x लॉग बाई लॉग z, और इसी तरीके से थर्ड रो में क्या मिला, लॉग x लॉग बाई और लॉग z, है ना? हमें कुछ ये वैल्यूज यहाँ पर देखने को मिली। और यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर कॉलम वाइज इन्हें कॉमन लेंगे, पहले कॉलम से लॉग x को, दूसरे कॉलम से लॉग y को और तीसरे कॉलम से लॉग z को, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इसके बाहर लॉग x इंटू लॉग बाई इंटू लॉग z। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमें क्या मिलेगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो आपको याद होगा कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट की कोई से भी दो रो और कोई से भी दो कॉलम अगर हमें सेम देखने को मिल जाते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसी होती है, उसकी वैल्यू होती है 0। तो डेल्टा की वैल्यू में सिंपली यहां से मिल गई 0, है ना? सो दैट इज द आंसर, दिस इज आवर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें भी देखिए बोला गया है क्या कि ए बी और सी, यहाँ पर ए बी सी ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना? तो ए बी सी को आप लोगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में, इसमें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में, और यहाँ पर वही प्रॉपर्टी लाई करेंगी। आप ए को ले लो 1 और बी को ले लो ओमेगा और सी को ले लो ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में। तो आपको यहाँ से इस डिटरमिनेंट ऑफ e टू पावर a, e टू पावर a, e टू द सॉरी e टू पावर 2a, e टू पावर 3a minus 1 and e टू पावर b, e टू पावर twice b and e टू पावर 3b minus 1, एंड वहीं e टू पावर व्हाट, e टू पावर c, e टू पावर twice c और e टू पावर 3c minus 1। हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि ये वैल्यू किसके इक्वल होगी। यहाँ से ट्राई इट एवरीवन, है ना? इसमें भी देखिए ट्राई करिए कि हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज का यूज कर पाए। अगर आप चाहें तो इसे दो डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप C3 को देखेंगे तो ये दो इंट्रीज के डिफरेंस के फॉर्म में लिखा हुआ है ना? तो टेक दिस हिंट एंड ट्राई इट। प्लीज ट्राई नाउ। अब हम इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। करेक्ट आंसर कौन सा, करेक्ट आंसर है ए, सॉल्यूशन। तो देखिए हमने क्या किया, डेल्टा हमें दिया गया था इस फॉर्म में, हमने वही किया, हमने अपने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज किया और हमने इस दिए गए डिटरमिनेंट को दो पार्ट्स में लिख लिया। तो पहले पार्ट में हमें मिला e टू पावर a, e टू पावर 2a, e टू पावर 3a इस फॉर्म में, और वहीं दूसरी रो में हमें मिला e टू पावर b, e टू पावर 2b, e टू पावर 3b, और वहीं तीसरी रो में हमें मिला e टू पावर c, e टू पावर 2c, e टू पावर 3c माइनस, है ना? क्योंकि यहां पर हम लिख रहे हैं नेगेटिव, नेगेटिव हमें मिला e टू पावर a, e टू पावर 2a 1 एंड e टू पावर b, e टू पावर 2b एंड 1, और वहीं e टू पावर c, e टू पावर 2c एंड 1। तो देखिए अगर आप यहां से देखें, है ना, पहली रो से e टू पावर a और दूसरी रो से e टू पावर b और तीसरी रो से e टू पावर c, क्या ये कॉमन मिल जाएगा हमें? क्या ये कॉमन मिल जाएगा बाहर? बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहां से हमने इन तीनों एंट्रीज को कॉमन ले लिया, e टू पावर a इंटू e टू पावर b इंटू e टू पावर c। तो देखिए क्या मिला, पहले कॉलम में मिला हमें 1 1 1, दूसरे कॉलम में मिला हमें इसके e टू पावर a, e टू पावर b, e टू पावर c, और इसी तरीके से तीसरे कॉलम में e टू पावर 2a, e टू पावर 2b, e टू पावर 2c। देखिए इसे और इसमें, इन दोनों में ही आपको सिमिलरिटीज देखने को मिल रही हैं, है ना? इन दोनों में ही आपको सिमिलरिटीज देखने को मिल रही हैं, बस आपको रो और कॉलम को रीअरेंज करना है। तो इसे हम रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले हम कॉलम 3 को यहाँ कॉलम 2 की जगह पर लेके आए, कॉलम 3 और कॉलम 2 को हमने रिप्लेस कर दिया। तो क्या मिला हमें मिला पहले कॉलम में e टू पावर a, ये अपनी जगह पर रहा, e टू पावर b, e टू पावर c। अब देखिए तीसरा और दूसरा हमने इन दोनों ही कॉलम को एक दूसरे से रिप्लेस किया है, तो दूसरा कॉलम बन गया हमारा 1 1 1, और इसी तरीके से तीसरा कॉलम क्या बना, वो बना हमारा e टू पावर 2a, e टू पावर 2b, e टू पावर 2c के फॉर्म। क्लियर? अब जो साइन था हमारा माइनस वाला, ये हो गया प्लस में कन्वर्ट।
इसमें प्लस में कन्वर्ट हो गया। अच्छा अब देखिए अब क्या होगा यहाँ पे, अब अगेन यहाँ पर देखिए क्योंकि ए बी सी क्या थे हमारे पास, ए बी सी हमें दे रखा था कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। क्या है ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो अगर आप इसे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की तरह ट्रीट करोगे तो आप जानते हो क्या कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये क्या होता है, ये होता है 0। तो इसी तरीके से ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होगा, ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब यहां से अगर हम देखें इस एक्सप्रेशन को ई टू पावर ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। तो हमें मिलेगा ई टू पावर 0 दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इस ये वाला डिटरमिनेंट क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1 इंटू वॉट, 1 इंटू दिस। तो हमें मिलेगा सिंपली इसकी वैल्यू 1 ई टू पावर ए ई टू पावर ट्वाइस ए पहली रो में, दूसरी रो में हमें मिलेगा 1 ई टू पावर बी ई टू पावर 2b, और इसी तरीके से तीसरी रो के लिए हमें मिलेगा 1 ई टू पावर सी ई टू पावर 2c माइनस माइनस वॉट, दिस वैल्यू। अब क्या किया हमने, अब हमने इसमें C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज कर लिया, जिससे कि हमें क्या मिलेगा, प्लस हो जाएगा माइनस में कन्वर्ट, तो माइनस 1 1 1 C1 की जगह पे। इसी तरीके से सेकंड कॉलम में मिलेगा हमें ई टू पावर ए ई टू पावर बी ई टू पावर सी, और थर्ड कॉलम में हमें मिलेगा ई टू पावर 2a ई टू पावर 2b ई टू पावर 2c। तो अब देखिए ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट सेम वैल्यूज को रख रहे हैं, है ना, इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा हो जाएगा हमारा 0। इसका डेल्टा हो जाएगा हमारा 0 के इक्वल। करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन यस ऑप्शन ए। नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें एक एक्सप्रेशन दिया है, कौन सा, इफ पी एक्स टू पावर 4 प्लस क्यू एक्स क्यूब प्लस आर एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस टी दैट इज इक्वल टू व्हाट। इसके इक्वल में हमें डिटरमिनेंट दिया हुआ है हमारा, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 पहली रो के लिए, और वही दूसरी रो में हमें मिल रहा है एक्स प्लस 1 माइनस ट्वाइस एक्स और एक्स माइनस 4। इसी तरीके से तीसरे रो के एलिमेंट्स हमारे पास हैं एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 4 एंड 3x। जहां पर बोला गया है कि पी क्यू आर और एस ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं। तो हमें बताना है कि यहाँ से टी टी दिस थिंग टी ये किसके इक्वल होगा। करेंगे क्या, इस डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे और हम इन दोनों ही साइड्स को कंपेयर करेंगे, और वहां से हम देखेंगे कि टी की क्या वैल्यू हमें देखने को मिल रही है ना। ओके प्लीज ट्राई इट, ट्राई इट, ट्राई इट। विच ऑप्शन, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना, हिंट को ध्यान रखते हुए सॉल्व करिए। ओके अब हम चलते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन व्हाट, ऑप्शन ए। तो यहां से देखिए सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 0 को रखेंगे अपने इक्वेशन में। तो यहां से देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा t इज इक्वल टू व्हाट, क्योंकि हमें t की ही वैल्यू फाइंड करनी थी। हमें यहाँ पर p q r s इससे कोई लेना देना है नहीं, हमें केवल t की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो सिंपली हमने चालाकी करी और उसमें हमने x इज इक्वल टू 0 को रख दिया। तो अब हमारा जो डिटरमिनेंट है वो क्या बना, वो बन गया लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा केवल t, और डिटरमिनेंट हमें नंबर्स के फॉर्म में मिल गया सिंपली। तो पहली एंट्री, पहली रो की एंट्री है हमारे पास 0 माइनस 1 3, एंड द सेकंड रो में हमारे पास है 1 0 माइनस 4, एंड द थर्ड रो में हमारे पास है माइनस 3 4 0। तो अगर आप इसे एक्सपेंड करोगे, है ना, फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही कर लो, तो आपको सिंपली मिलेगा नेगेटिव 12 प्लस 12 जो कि हो जाएगा 0। तो टी की वैल्यू क्या मिली, टी की वैल्यू मिल गई हमें 0। विच ऑप्शन, विच ऑप्शन, यस ऑप्शन ए, है ना। सिंपली आपको याद क्या रखना था कि हमें यहाँ पर पी क्यू आर एस ये सारे कांस्टेंट हैं, और हमें इनकी वैल्यू फाइंड नहीं करनी, हमें केवल टी की ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें जरूरत ही नहीं इसकी, किसकी, पी क्यू आर एस की। तो हमने सिंपली एक्स इज इक्वल टू 0 ले लिया, जिससे कि हमें राइट हैंड साइड में एक सिंपल सा डिटरमिनेंट मिला, और हमने इसे आसानी से एक्सपेंड कर लिया, और इसी तरीके से हमने टी की वैल्यू को फाइंड कर लिया, है ना, द इजी वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर टुडेज क्लास। यहाँ पर देखिए हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है इसमें, क्या है वो, पहली रो में अगर हम देखें तो वो है 1x x प्लस 1, और इसी तरीके से अगर हम सेकेंड रो में देखें तो हमारे पास है ट्वाइस एक्स x इंटू एक्स माइनस 1, एंड थर्ड रो में हमारे पास है, सॉरी
823 एंट्री हमारे पास है x प्लस 1 टाइम्स x, और वहीं अगर हम थर्ड रो को देखें तो ये हमारे पास है 3x इंटू एक्स माइनस वन, एक्स इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, और A33 हमारे पास है x प्लस 1 टाइम्स x, एक्स माइनस वन, है ना। तो आपको बताना है कि F50 क्या होगा। सबसे पहले आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, है ना, रो और कॉलम को इंटरचेंज करके इसे सिंप्लीफाई करोगे, और वहां से आप f ऑफ x को फाइंड आउट करोगे, और यहीं से आप f ऑफ 50 को बाद में फाइंड कर लोगे। क्लियर है? सॉल्व करिए इसे। देखिए कुछ ऑपरेशंस हैं, क्या इसमें कुछ लग पा रहे हैं हमारे ऑपरेशंस? क्या हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करके कुछ यहाँ बाहर कॉमन ले पाएंगे और इस डिटरमिनेंट को एक सिंपल डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर पाएंगे क्या? प्लीज चेक इट, ट्राई इट। ओके, तो अब हम इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। देखिए कैसे है करेक्ट। हमारे पास डिटरमिनेंट था, हमारे पास ये कुछ दिया हुआ था 1x x प्लस 1, है ना, कुछ इस तरीके से सारी एंट्रीज हमारे पास हैं। तो अगर हम देखिए, अगर हम क्या करें कि यहां पर इस C2 से, है ना, C2 को अगर आप देखें, इस C2 से x x x, इस x को कॉमन ले लें। C2 से इस x x x सब में है, x सब में है, इसे कॉमन ले लें। और इसी तरीके से यहां पर देखिए C3 में x प्लस 1 है ना, ये सब में मिल रहा है, x प्लस 1 को कॉमन ले लें तो मैं क्या मिलेगा, तो मैं सिंपली मिल जाएगा यहां से x किससे, C2 से, और x प्लस 1 किससे, x प्लस 1 किससे, ये C3 से। तो हमें मिला x इंटू एक्स प्लस 1, x इंटू वॉट, x इंटू एक्स प्लस 1, है ना। अब देखिए, अब यहां से ये x प्लस 1 हो गया हमारे पास इसका, तो 1x 1 माइनस एक्स, और यहां मिल रहा था हमें 1 1 वॉट 1x माइनस 1, और यहाँ क्या मिला हमें x माइनस 1, है ना। तो अब यहां से अगर हम x माइनस 1 और कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 सिंपली। और हमारा जो पहला कॉलम है वो बन जाएगा कितना, है ना। उसके बाद हमने क्या किया था बेटा, एक्स माइनस 1 इस अपने R3 से कॉमन लिया हुआ था। क्लियर, R3 से हमने एक्स माइनस 1 कॉमन लिया, और C1 से हमने x, और C2 से हमने x प्लस 1 कॉमन लिया हुआ था। ओके, तो देखिए अब देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, हमें मिला 1 1 1 पहली रो में, ऐसे ही ट्वाइस एक्स एक्स माइनस 1 एक्स दूसरी रो के लिए, ऐसे ही 3x एक्स माइनस 2 और x तीसरी रो के लिए। अब देखिए पहली रो में हमारे पास आ गया 1 1 1, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर अगर हमारे पास ये दोनों एंट्री सेम आ गई तो हम यहाँ पर C3 की जगह पर लिखेंगे C3 माइनस C2, और C2 की जगह पर लिखेंगे C2 माइनस C1, मतलब कि हम इन दोनों एंट्रीज को बना दे रहे हैं जीरो, जिससे कि हम केवल इस A11 के अलोंग इसे एक्सपेंड कर पाए। तो सिंपली ये फैक्टर हमारा सेम रहा, x टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर हमने C2 को रिप्लेस कर दिया किससे, C2 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 जीरो हो गया। और इसी तरीके से हमारे पास क्या मिला, हमें इसकी वैल्यू क्या मिली, C2 की जगह पर C2 माइनस 1, तो x माइनस 1 माइनस ट्वाइस एक्स, तो ये हमें मिल गया माइनस का x प्लस 1। इसी तरीके से हमें क्या मिला, ये एंट्री हमें मिली x माइनस 2 माइनस 3x, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस 2 टाइम्स x प्लस 1। अब बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, C3 है ना, C3 की जगह पर लिखेंगे C2 को, C3 की जगह पर क्या लिखेंगे, C2 माइनस C3 माइनस C2, तो करिए 1 माइनस 1 जीरो हो गया। और वहीं x माइनस वॉट, x माइनस x प्लस 1, तो x कैंसिल, क्या बचा 1, और इसी तरीके से x माइनस x प्लस 2 क्या बचा 2। तो अब देखिए इसे इस एलिमेंट के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे, तो ये गया बचा क्या, हमारा पास बचा 2 टाइम्स दिस एंड 2 टाइम्स दिस। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0, है ना, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिलेगी 0। तो हमें f ऑफ x एक कांस्टेंट मिल गया जो कि हो गया 0। f ऑफ x क्या मिला, f ऑफ x हमें कांस्टेंट मिल गया जो कि हो गया 0। तो अब आप कुछ भी रख लो यहाँ पे, है ना, F50 F1000 F5000, उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, उसकी वैल्यू हमेशा ही 0 के इक्वल आने वाली है। इसकी बेटा 0 के इक्वल आने वाली है, तो हमें f ऑफ 50 की वैल्यू क्या मिलेगी, f ऑफ 50 में 0 के इक्वल यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर है? ओके, तो इस तरीके से हमने आज कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आप आगे भी अपनी इन्हीं क्वेश्चन को लेकर प्रैक्टिस को जारी रखिएगा। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगली क्लास में।
डीपीपी और मॉक टेस्ट याद से, है ना? याद से। ओके, थैंक यू वेरी मच।